नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। केंद्रीय बजट 2026 में जल जीवन मिशन को मिली नई ऑक्सीजन। जल जीवन मिशन के लिए 67,670 करोड़ के केंद्रीय प्रावधान। 31 मार्च 2028 तक बढ़ाई गई योजना की अवधि। उत्तराखंड में 14.49 लाख घरों का लक्ष्य भी तय किया गया है। अब तक 14.14 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में लगभग 35,000 घरों में अभी भी काम बाकी है। तो कुल लक्ष्य का करीब 97.6% काम पूरा हो चुका है। लगभग 2.4% काम शेष बताया जा रहा है। और बचे कार्यों को पूरा करने के लिए भी बजट से उम्मीद लगाई गई थी। रुके भुगतान और देनदारियों के निपटारे की भी संभावना। केंद्र के बजट से उत्तराखंड में मिशन को भी मिलेगी नई रफ्तार। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि हर घर जल हर घर नल की जो स्कीम है उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बजट से उम्मीद भी लगाई गई है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, बजट से किस तरह की उम्मीदें जो हैं वो स्थानीय लोगों की बढ़ी हुई भी हैं, और किस तरह के काम उत्तराखंड में होंगे? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा योगेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि ये देखा भी जा रहा है लगातार कि बजट से काफ़ी उम्मीदें लोगों को थी, और केंद्र के बजट से अब उत्तराखंड में भी मिशन को नई रफ्तार मिलेगी। ऐसे में रुके हुए भुगतान और देनदारियों के निपटारे भी संभव बताए जा रहे हैं। बचे कार्यों को पूरा करने के लिए बजट से उम्मीद भी लगाई जा रही है। और यह बताया जा रहा है कुल लक्ष्य का करीब 97.6% काम पूरा हो चुका है, और अब सिर्फ लगभग 2.4% काम शेष भी इस दौरान बचे हैं। तो उत्तराखंड में लगभग 35,000 घरों में काम बाकी है, जिसको पूरा किया जाएगा। और संवाददाता योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है बजट से? किस तरह के काम अब होंगे उत्तराखंड में? हाँ, देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि केंद्रीय बजट 2026 कल जो है आम बजट जो है पेश हुआ, और उसके बाद जो है कई कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उत्तराखंड को लेकर की। तमाम तरह के कयास हैं कि उनको होगा। इसके बाद ट्रैकिंग को अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, हिमाचल की बात हो, ट्रैकिंग के लिए 10,000 कही जा रही है कि वहां पर जो है गाइड की भर्ती की जाएगी। उसके चलते अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जल जीवन मिशन को नई ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं मिली है, क्योंकि जल जीवन मिशन के लिए 67 जो है 670 करोड़ का जो केंद्रीय प्रावधान जो है देखने को मिला है। योजना की अवधि भी इसमें बढ़ाई गई है, 31 मार्च 2028 तक अवधि कर दी गई है। और उत्तराखंड में अभी तक अगर बात करें तो करीब 14.5 लाख घरों का लक्ष्य था, लेकिन उसमें से अभी जो है 14.25 लाख ही जो है घरों में नल पहुंच पाया है, और उत्तराखंड में लगभग 35,000 घरों में काम अभी भी बाकी है। यानी कि कुल लक्ष्य का करीब 97.6% काम पूरा हो चुका है, लेकिन सिर्फ जो बाकी शेष काम है उसके लिए जो है बजट की उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं जताई जा रही है, क्योंकि रुके भुगतान और देनदारियों के निपटारे की संभावनाएं भी इससे हो रही है। और केंद्र के बजट से उत्तराखंड को मिशन में जो है रफ्तार मिलेगी, उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जो बजट जो है इस जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय प्रावधानों में रखा गया है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड को भी इसमें जो है बजट मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 5,000 की अगर करीब देखा जाए तो ठेकेदारों की जो है ऐसे ठेकेदार हैं जिनकी देनदारी बाकी है, और ऐसे में कई घर ऐसे हैं जो अभी भी जल जीवन मिशन से अछूते रह गए हैं। बजट का अभाव है, और ऐसे में जो बजट जल जीवन मिशन के लिए रखा गया है उसमें उम्मीद है कि उससे उत्तराखंड को भी कुछ जो है बजट मिलेगा, जिससे काम होता नजर आएगा। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री तक पहुंची डीएम सबीन बंसल की शिकायत। तानाशाही और महिला अधिकारी को परेशान करने का लगा आरोप। महिला अधिकारी ने सीएम से भी की लिखित शिकायत। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून के डीएम की शिकायत की गई है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यह शिकायत भी की गई है। तानाशाही और महिला अधिकारी को परेशान करने के आरोप भी इन पर लगे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महिला अधिकारी ने सीएम से लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। और संवाददाता योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश,
महिला ने उत्पीड़न की बात भी कही है और डीएम के खिलाफ शिकायत भी दी है। क्या पहले भी इस तरह का रवैया देखा गया है डीएम का? देखिए विशाल, देहरादून जिलाधिकारी समीर बंसल की जो है शिकायत अब मुख्यमंत्री से हुई है और जो आरोप उन पर लगे हैं उसमें आरोप ये लगे हैं कि तानाशाही और महिला अधिकारियों को परेशान करने का मामला सामने आया है और ऐसे में उन पर आरोप लगाए गए हैं। महिला अधिकारी ने सीएम से लिखित में शिकायत की है। अब देखना यही है कि क्या डीएम समीर बंसल की जांच होगी, क्योंकि पहले भी चाहे प्रोटोकॉल के मामले हो चाहे अन्य मामले हो, उसमें विवादों में कहीं ना कहीं डीएम समीर बंसल रहे हैं और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास शिकायत पहुंची है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लंबे वक्त से वो डीएम देहरादून की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन लोगों के लिए भले ही वो बहुत दरिया दिली से काम करते हों, लोगों की समस्याओं को सुनने का काम करते हों, युवतियों के लिए लगातार जो है नंदा सुनंदा योजना के तहत उनका एडमिशन का मामला हो, चाहे बुजुर्ग महिलाओं को सारथी वाहन से घर तक पहुंचाना, उनकी समस्याओं का समाधान करने का मामला, उसमें भले ही वो बेहतर साबित होते हो। लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगा है तो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है कि जो अधिकारी हैं, महिला अधिकारी, उनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। तो इस पर जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से देखना होगा कि जांच किस तरह से जो है कराई जाती है और जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई जो है वो डीएम समीर बंसल के खिलाफ देखने को मिलती है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि ये आम जनता की मौजूदगी समस्याओं से पूरी तरह कटा हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत की कल्पनाओं का बोझ ढो रहा है, जबकि आज देश का आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहा है। उनका कहना है कि बजट में ना गरीब के लिए कुछ है और ना किसान, ना नौजवान और ना ही महिलाओं के लिए कोई ठोस राहत दिखाई दे रही है। ये आम आदमी को निराश करने वाला बजट है। ये केवल बड़ी बड़ी कंपनियों का बजट है और दूसरा यदि कुछ है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि जो हमारे रोजगार छीनने का काम करेगी, ये उन चीज़ों के लिए सोचने वाला बजट है। इससे ग्रामीण भारत गायब है, किसान गायब है, मजदूर के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, दलितों और पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। क्या यह बजट आम आदमी की जेब पर बढ़ते बोझ को कम करेगा? कतई कम नहीं करेगा, बल्कि बोझ और बढ़ा देगा, क्योंकि महंगाई को ये घटाने वाला बजट नहीं है, महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है। और यूँ भी रुपये की क्रय शक्ति घट रही है, रुपया कमज़ोर हो रहा है और जितना रुपया कमज़ोर हो रहा है उतना ही रुपया कमाने वाला जो गरीब आदमी है उसके ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश किया है। इस बजट में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ट्रैकिंग और प्रकृति आधारित पर्यटन की बड़ी संभावनाओं को देखते हुए खास सौगात भी दी गई है। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी के लाभ का कुछ अंश अगर उत्तराखंड को भी मिलता है तो इसका प्रदेश को काफी फायदा पहुंचेगा। बजट में पहाड़ी राज्यों के लिए ट्रैकिंग और प्रकृति आधारित पर्यटन की बड़ी संभावनाओं को भी अच्छी पहल बताया गया है। देखिए, जितना अभी बजट आया ही है, जितना हमें समझ आया, जितना हमने पढ़ा है, उस हिसाब से पर्यटन क्षेत्र में तो हमें ऐसा कुछ विशेष दिखता नहीं है और उम्मीद है हमें बहुत थी कि हिमालयन स्टेट्स के लिए कि कुछ हमको बेनिफिट्स मिलेंगे, टैक्सेस में मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सीजनल काम होते हैं। बजट में एक चीज़ हमें ये देखने को मिली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, उसमें इनने 1 लाख करोड़ का बढ़ोतरी की है बजट में। तो उसका अगर हमें अंश उत्तराखंड में भी मिलेगा तो जैसे हमारी कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स की हालत बहुत ख़राब है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारी पार्किंग्स वगैरह हैं, जितने भी नए डेस्टिनेशंस वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ पैसा यहाँ पे स्टेट्स में, हमें उत्तराखंड में चूँकि चुनाव भी हैं 2027 में, उम्मीदें बहुत हैं कि ये पैसा यहाँ खर्च होगा। एक इनने साथ में जो 3 स्टेट्स के लिए है, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए ट्रैकिंग और हाइकिंग ट्रेल्स की जो बात की है, अब वो किस लेवल पे ये लोग करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। इसे देखिए, बजट में जो है नेशनल लेवल पर अगर हम देखें, जो अनाउंसमेंट बजट में जो है नेशनल लेवल पे जो एक बड़े मैक्रो लेवल पे जो अनाउंसमेंट हुआ है,
उसमें ये है कि इसमें 3 चीज़ें हैं टूरिज्म के लिए। पहली चीज़ तो ये है, इन्होंने जोर दिया है प्रोफेशनल ये गाइड्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जो है, IIM से टाई अप करके ये लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाने वाले हैं, जिससे गाइड्स को जो है यहाँ के इसके ये हॉस्पिटैलिटी के बारे में और मैं ये आपके एटिकेट्स, नॉलेज, टूरिज्म, कल्चर, ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद में, ताकि वो लोग जो टूरिस्ट यहाँ पे हैं उनको गाइड कर सकें टूरिस्ट प्लेसेस में। और शुरुआत में 20 जगह पे होने हैं, अभी ये शायद जगह आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि 20 मेन टूरिस्ट सेंटर्स में अभी ये इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं, जहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे हाइब्रिड मोड में, मतलब ऑनलाइन भी होंगे ऑफलाइन भी होंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा इसमें ये करने वाले हैं कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेटअप होने वाला है, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट जो है। उसमें भी डिटेल नहीं आई है, उसमें क्या एग्जैक्टली कोर्सेज होंगे ये नहीं आई, लेकिन उसका अनाउंसमेंट हो गया है। और तीसरा जो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जो है, उसका एक्सपेंशन होने वाला है, क्योंकि कई साल से स्टैग्नेट हो रहा था वो इंस्टीट्यूट जो है। तो उसमें अभी उसकी डिटेल नहीं आई, लेकिन वो है कि एक्सपेंशन होगा, जिससे कि आपका इंडस्ट्री के बीच में, एकेडेमिया के बीच में और सरकार के बीच में एक जो है ब्रिज सा बन जाएगा, कनेक्शन रहेगा, लिंक रहेगा, जिससे कि टूरिज्म आगे को बढ़ेगा। टूरिज्म सेक्टर के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है ये बजट, क्योंकि जैसे इन्होंने आउटबाउंड ट्रैवल के लिए तो जहां 5% और 20% से TCS हटा के 2% कर दिया है, जिससे कि बाहर जाने वाले टूरिस्ट को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और वो सेक्टर बढ़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी खास कुछ इस बजट में देखने को नहीं मिला। बजट की घोषणाओं के बाद जनता के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है, जहां हर वर्ग मोदी सरकार के फैसलों को भविष्य संवारने वाला बता रहा है। युवाओं का मानना है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी फंड और स्टार्टअप को मिला प्रोत्साहन उन्हें जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। मयूधम सिंह नगर में अन्नदाताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोल्ड चेन और स्टोरेज की सुविधा से अब फसलें बर्बाद नहीं होंगी और खेती का पेशा मुनाफे की राह पर भी लौटेगा। बजट लाजवाब है और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो युवाओं के लिए एक नई सोच के साथ बजट पेश किया है, उनके मंत्रालय ने, वो स्वागत योग्य है। स्केलिंग के लिए और नए भारत के लिए जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, विदेशी फंडिंग जो पहले युवाओं के लिए रहती थी, उसकी आत्मनिर्भरता को खत्म करते हुए स्वदेशी निर्भरता पे जोर लगाते हुए माननीय मोदी जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को बल देते हुए स्केलिंग के लिए और नए रोजगारों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब छोटे छोटे उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए बहुत अच्छा बजट में प्रावधान रखा हुआ है। बजट लाजवाब है और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो युवाओं के लिए एक नई सोच के साथ बजट पेश किया है, उनके मंत्रालय ने, वो स्वागत योग्य है। स्केलिंग के लिए और नए भारत के लिए जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, विदेशी फंडिंग जो पहले युवाओं के लिए रहती थी, उसकी आत्मनिर्भरता को खत्म करते हुए स्वदेशी निर्भरता पे जोर लगाते हुए माननीय मोदी जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को बल देते हुए स्केलिंग के लिए और नए रोजगारों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब छोटे छोटे उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए बहुत अच्छा बजट में प्रावधान रखा हुआ है। बजट लाजवाब है और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो युवाओं के लिए एक नई सोच के साथ बजट पेश किया है, उनके मंत्रालय ने, वो स्वागत योग्य है। स्केलिंग के लिए और नए भारत के लिए जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, विदेशी फंडिंग। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए हमारे जमीनी तबाद, फ्लाईओवर, रेलवे, इन सेक्टर्स का काम कर रहे हैं। इससे जो है लोगों को काम कमी नहीं होगी और हमारे जितने भी जनता जो परेशान है, मैं इस काम की सराहना करता हूं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन काम करते हैं, बजट के लिए काम करते हैं, मैं उनके लिए सराहना करता हूं। जय हिंद, जय। मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि युवाओं की रंग रंग से वाकिफ इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे को बढ़ाना और फ्यूचर टेक्नोलॉजी फंड की शुरुआत करना गेम चेंजर है। हमें फंडिंग के लिए सिर्फ विदेशी निवेशकों पर निर्भर नहीं रहना होगा। सीलिंग्स प्रोग्राम के जरिए जो वर्कफोर्स तैयार होगी, उससे मेक इन इंडिया को नई ऊंचाई मिलेगी। ये बजट हमें जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बना रहा है। विकसित भारत का सपना अब हकीकत बन रहा है और मोदी जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस तरीके से बजट आया है, युवाओं को एक भविष्य को उनकी नई ऊंचाई मिली है। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट चंद्र नगर मालखन पहुंचे, जहां उन्होंने विकास योजनाओं पर संवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस बजट में विकास आधारित
आधारभूत ढांचे, रोजगार और जन कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं, जिनका सीधा लाभ क्षेत्र की जनता को मिलने वाला है। इसके अलावा उन्होंने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और जनता को भरोसा दिलाया कि जनता की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर जल्द किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी में है। देखिए, आज मेन रूप से तो केंद्रीय बजट आज प्रस्तुत हुआ है, तो हमारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं से पार्टी ने निर्देशित किया था कि आप बजट को देखेंगे। तो मेन रूप से यहाँ बजट का कार्यक्रम था हमारा चंदनगर मालधन में। हमारी कार्यकर्ता हैं राधा देवी जी, उनके घर पर। और उसके बाद यहाँ पहले से ही कार्यक्रम रखा गया था शिवनाथपुर नई बस्ती में। वहाँ जो कार्य हुए थे उनका निरीक्षण कर लिया और गांव के जो रामलीला का जो टीन सेट बना है उसके उद्घाटन के लिए तो गांव है, तो उसका उद्घाटन भी था। उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी भी मैंने कहा भाई मैं जब आ रहा हूँ तो पूरे दिन उधर रहूंगा, तो फिर हनुमानगढ़ी में ये कार्यक्रम था। तो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो काम किए हैं, जो इनकी दिक्कतें हैं, जैसे इन्होंने कहा जल जीवन मिशन में कुछ परिवारों को कनेक्शन अभी नहीं मिल पाया है, तो इस प्रकार की बहुत सी रोडों की समस्या है। अब बजट क्योंकि मार्च 25-26 का तो ये बजट समाप्त होने वाला है, तो कुछ ऐसी इनकी समस्याएं रोडों की हैं। विधायक जी आज इसलिए आए क्योंकि एक टीन सेट नए बस्ती शिवनाथपुर में टीन सेट का उद्घाटन करना था उन्होंने, और हमें शिवनाथपुर पुरानी बस्ती हनुमानगढ़ी में 140 मीटर रोड दी थी, उसका भी शुभारंभ करना था। और कई समस्या थी, जैसे एक 1.5 किलोमीटर जो रोड है हमारा रुका हुआ था। विधायक जी ने आश्वासन दिया कि ये शासन में पहुंच चुका है और 2026-27 में ये काम चालू करा जाएगा। और फिर विधायक जी ने ये भी आश्वासन दिया कि क्योंकि कई घरों में हमारे यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं मिला है और ये जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। यदि इस बजट में फरवरी मार्च में हर घर ये नल लगाए जाएंगे। मैं हम विधायक जी का शिवनाथपुर पुराने बस्ती हनुमानगढ़ी में इतनी सुविधाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भगवानपुर थाना क्षेत्र के बेनारसी गांव में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें शांत करा दिया। बताया गया कि स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने जल्दबाजी में शोभा यात्रा को संपन्न कराया। वहीं शोभा यात्रा समाप्त होने के बाद दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए और मामले ने तूड़ पकड़ लिया। इसी के चलते अचानक दोनों पक्षों में फायरिंग और पथराव शुरू हो गया, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत भी इसमें हो गई है। कि आज जो ये शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई, हमारी ड्यूटियां भी थी। शोभा यात्रा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज को लेकर विवाद हुआ, अचानक हुआ, जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। कोई कुछ समय पहले 1-2 साल पहले कुछ एक बच्चा बच्ची में को लेकर के कुछ इन्होंने इश्यू बताया, भी स्थिति क्लियर नहीं है और अभी ये तय है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो शायद गन शॉट से हुई है। बाकी घायल क्या है कैसे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है, बाकी हम अभी सर्च करें, फोर्स यहाँ पर मौजूद रहेगी। था लोगों में आक्रोश था और ये भी क्लियर नहीं कि क्यों वो दोनों आपस में झगड़े हैं, तो एक बार वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसलिए फोर्स पर्याप्त रखा गया है। और जब तक शांति व्यवस्था चूंकि बन चुकी है और हम बनाए रखने के लिए आगे रखेंगे, फोर्स तैयार करें। वो अगला टास्क ये है कि हम एक प्रॉपर तहरीर। देखिए, मामला बड़ा ही दुखद है। आज हम सुबह से गुरु महाराज जी की जो शोभा यात्रा निकल रही है, प्रत्येक गांव में हम गांव में थे, जैसे जानकारी मिली बनारसी गांव में कि वहाँ पे गोली चल गई है। हम लोग बुग्गा वाला क्षेत्र में थे, वहाँ से यहाँ पहुंचे तो जानकारी यहाँ प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मौके पर डेथ हो गई है। बाकी 2 व्यक्तियों को गोली लगी हुई, जिनको हायर सेंटर रेफर किया हुआ है। अभी मौके पर हम मौजूद है, डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फोर्स गाँव में तैनात है। बाकी हमने पुलिस प्रशासन से बात की और उम्मीद करते हैं कि न्यायिक जो प्रक्रिया है वो पीड़ित परिवार के साथ में बिल्कुल न्याय किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा ना जाए। हम इसके लिए बिल्कुल पुलिस से निवेदन भी करेंगे। और 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होगा, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी ने रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है और इस दौरान नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं।
भाजपा विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यूसीसी का 1 साल लगभग पूरा हो गया है। किस रूप में आप देख भी रहे हैं और कितना कारगर आप यूसीसी को मानते हैं? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो कहा सो किया। 2022 जब हम चुनाव में जा रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सभा में ये घोषणा कर दी थी कि यदि हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लेकर के आएंगे। और उस समय हम लोग थोड़ा सा सकपका गए कि पता नहीं जो ये बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी का समान नागरिकता कानून को लेकर के कही है वो पूरी होगी या नहीं होगी, उसको लेकर के हम चिंतित थे उस समय। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से फोकस रखा, हम सत्ता में आए दोबारा और फिर जिस तरह से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और फिर ड्राफ्ट के बाद 2025 27 जनवरी को इसको लागू किया गया और पूरे देश में इसकी सराहना भी हुई और ये उत्तराखंड राज्य नंबर 1 राज्य यूसीसी को लागू करने वाला हो गया है। और कुल मिलाकर के जिस तरह से इसकी सराहना विभिन्न प्रदेशों में जब मुख्यमंत्री जी के दौरे किसी भी प्रदेश में भारत के हुए तो वहाँ पर भी इसकी सराहना की गई। और ऐसे ही नहीं, भारत के संसद के अंदर भी मैं अपने गृह मंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसकी तारीफ की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी सराहना की और मुख्यमंत्री जी को शाबाशी दी। और मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत हृदय की गहराई से पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जब इसको लागू किया गया तो किसी प्रकार का, जैसा यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी जाति पंथ धर्म के लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं, किसी ने भी चू नहीं की और पत्ता तक नहीं हिला, इसको सबने स्वीकार किया और आज ये कानून बन गया। सर, इन दिनों ये भी देखा जा रहा है कि हरिद्वार में पहले ये देखा गया कि ये कहा गया कि जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश वर्जित किया जाए। इसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री में भी ये चर्चा हुई और अब केदारनाथ बद्रीनाथ में भी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हम इंसान हैं और हम सबको भगवान ने बनाया है और जाति धर्म ये सब इंसान ने बनाया है। पहले तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी और नहीं होनी चाहिए। परंतु सवाल इस बात का पैदा होता है कि जब मक्का मदीना कोई हिंदू वहाँ पर जाता है तो उसको प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। हालांकि चाहे उसकी आस्था वहाँ पर हो तब भी नहीं उसको प्रवेश किया जाता है। तो इसलिए हमारे सनातनी लोगों ने कुछ व्यवस्था बनाई कि जब हम तुम्हारे धर्म के तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो तब हमको वहाँ पर रोक होती है। तो इसलिए आप भी हमारे धार्मिक स्तर पर, चाहे भगवान बद्री विशाल हो, चाहे भगवान केदारनाथ हो, जो माँ गंगा हो, माँ यमुना हो, तुम भी यहाँ पर नहीं आ सकते, कुछ ऐसे लोगों को कहा गया है। तो और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए होनबिल टीवी। नमस्कार।